नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर। और यहाँ पर हम कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इसका पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ देखे थे और इसके साथ साथ हमने यूकेपीएससी द्वारा कराए गए प्राचीन भारत के इतिहास से वो सभी एमसीक्यू देख लिए हैं, वो सभी पीवाईक्यू प्रश्न देख लिए हैं जो भी यूके ने अभी तक अपने एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं। ये वनडे एग्ज़ाम्स के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। जो अभी आगे वीडियो वीपीडीओ की आने वाली परीक्षा है, इसके लिए भी है जो हमारा सामान्य अध्ययन वाला भाग है। यहाँ से हम सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास को कर रहे हैं। आज हम इसकी सेकंड क्लास कर रहे हैं, जो कि है विदेशी तीर्थयात्रियों के द्वारा लिखित विवरण, जहाँ से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी के साथ ही कुछ पुरातात्विक साक्ष्य जो हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें शुरू करते हैं चीनी लेखकों को। जो भी यहाँ पर तिब्बत चीनी लेखक आए थे उनको देखते हैं कि उन्होंने अपनी यात्रा विवरण में या कौन कौन से ऐसे चीनी लेखक थे जहाँ से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तारानाथ को। तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे जिन्होंने कइयुगर और तइयुगर नाम से 2 ग्रंथों की रचना की है और इसमें हमारे भारतीय इतिहास का विवरण हमें देखने को मिलता है। इनके जो ग्रंथ हैं कइयुगर और तइयुगर, इसमें हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और भारत का इन्होंने अपनी रचना में वर्णन कर रखा है। अब ये भारत आए थे या नहीं आए थे इसका कोई साक्ष्य नहीं है, पर इनकी रचना कइयुगर और तइयुगर में हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और अगले हैं फाहियान। फाहियान भारत आने वाले चीनी यात्रियों में सबसे पहले हैं। तो चीनी यात्री जो सबसे पहले भारत आया था वो कौन है? फाहियान है। ये 399 ईस्वी में भारत आए थे और इस समय क्या चल रहा था? गुप्त काल चल रहा था, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल चल रहा था। और फाहियान का भारत आने का उद्देश्य क्या था कि इन्होंने बौद्ध ग्रंथों की खोज और अध्ययन के लिए फाहियान भारत आए थे। जो चीनी यात्री फाहियान हैं ये भारत आए थे क्यों? बौद्ध ग्रंथों की खोज और अध्ययन के लिए भारत आए थे और लगभग 15 वर्षों तक ये भारत में रहे थे। अब फाहियान की एक रचना भी है जिसका नाम क्या है? फो क्यो की है। फाहियान की जो रचना है इसका नाम है फो क्यो की। इसमें उन्होंने बौद्ध राज्यों का विवरण दिया हुआ है। साथ ही अपने विवरण में उन्होंने मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन भी किया है। क्या वर्णन किया है कि इसमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बनाया है और लगभग 15 वर्षों तक वे भारत में रहे थे। तो भारत आने वाले पहले चीनी यात्री कौन थे? फाहियान थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आते हैं। और मध्य प्रदेश राज्य का जो एक विवरण है, जो एक वर्णन है, उन्होंने अपनी इस पुस्तक में किया है। किसमें? फो क्यो की में किया है। और अगले चीनी यात्री थे हमारे ह्वेनसांग। ह्वेनसांग का भारत आगमन कब होता है? 629 ईस्वी में होता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आते हैं और इनका भारत आने का उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। कहाँ से किया था? नालंदा विश्वविद्यालय से इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। और ह्वेनसांग की एक रचना है, ह्वेनसांग की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? सीयू की है। और ह्वेनसांग ने भारत में रह करके भारत के कई सारे राज्यों का भ्रमण किया था। और ह्वेनसांग सबसे पहले भारतीय राज्य कपिशा में पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे? कपिशा में पहुँचे थे। और भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में ह्वेनसांग क्या करते हैं? चीन वापस लौट जाते हैं। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आते हैं और 645 ईस्वी में भारत से वापस चीन लौट जाते हैं। और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य सीलवर्मन थे। और ह्वेनसांग का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना और साथ ही भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके ले जाना। इनका एक यात्रा वृतांत है जिसका नाम क्या है? सीयूकी है। सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है। और इस सीयूकी में 138 देशों का विवरण भी मिलता है। और इन्होंने हर्षकालीन यानी कि हर्षवर्धन के समाज, धर्म और राजनीति के बारे में भी वर्णन किया है। अपनी पुस्तक में उन्होंने हर्षवर्धन के समाज का, राजनीति का, धर्म का उन्होंने वर्णन किया। और ह्वेनसांग एक ऐसे चीनी यात्री हैं जिन्होंने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। अभी क्वेश्चन ना एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया था कि वह कौन सा चीनी यात्री था जिसने बुद्ध प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है
कि जो ह्वेनसांग थे उन्होंने बुद्ध के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। और इनकी रचना जो सीयू की है इसमें 138 देशों का विवरण हमें देखने को मिलता है। और हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे तो उन्होंने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में भी वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। अगले जो एक यात्री हमारे वो हैं संयुगन। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आए थे और 3 वर्षों तक इन्होंने भारत की यात्रा की थी। और यहाँ से उन्होंने जो बौद्ध प्राप्तियाँ हैं, जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, उनकी प्राप्तियाँ की और उनको एकत्रित करके वो ले गए। संयुगन एक चीनी यात्री जो 518 ईस्वी में भारत आए थे। और अगले चीनी यात्री हैं इत्सिंग। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले जो चीनी व्यक्ति हैं वो कौन है? इत्सिंग हैं, जो कि 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। और 675 ईस्वी में उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भ्रमण किया था। इत्सिंग ने 675 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भ्रमण किया था और ये वर्णन उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। कब आए थे? 7वीं शताब्दी के अंत में आए थे। आगे देखते हैं हम यूनानी और रोम लेखकों को। तो यूनानी और रोम लेखकों में जिनकी रचनाओं में हमें भारतीय इतिहास का वर्णन मिलता है तो उसमें सबसे पहले हैं हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक क्या है? हिस्टोरिका है। और इनकी पुस्तक में भारत फारस यानी कि ईरान संबंधों का वर्णन मिलता है। हेरोडोटस की जो पुस्तक है ना हिस्टोरिका, इसमें हमें भारत और ईरान के संबंधों का वर्णन मिलता है। दूसरे हैं सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक। तो सिकंदर के साथ कौन कौन आए थे? एक थे निरियाकस, एक थे ओनेसिक्रिटस और तीसरे थे अरिस्टोबुलस। निरियाकस, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस जो थे ये सिकंदर के साथ भारत आए थे और इनके विवरण जो हैं अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय माने जाते हैं। इनके जो विवरण हैं वहाँ से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अगले हैं टीसीएस या टेसीएस जिन्हें कहा जाता है, जो कि ईरान के एक क्या थे? राजवैद्य थे और ईरान और भारत संबंध का विवरण भी इन्होंने दिया है। जो टेसीएस हैं ये ईरान के राजवैद्य थे और ईरान और भारत संबंध का विवरण ये देते हैं। और ईरान से संबंधित और कौन थे? ईरान से ही संबंधित थे हमारे हेरोडोटस, जो कि भारत और ईरान संबंधों का वर्णन करते हैं। किसमें? हिस्टोरिका में। और इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और अगले हैं हमारे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो हैं ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। और इनकी पुस्तक क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। और इनकी पुस्तक में इन्होंने मौर्य प्रशासन, समाज, 7 वर्ग व्यवस्था और पाटलिपुत्र नगर का भी वर्णन किया है। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इसमें इन्होंने मौर्य प्रशासन, समाज, 7 वर्ग व्यवस्था, पाटलिपुत्र नगर, इन सब का वर्णन किया हुआ है। और ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सिकंदर का क्या था? सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के बाद में सीरिया और ईरान में सेल्यूकिड राज्य की स्थापना सेल्यूकस निकेटर ने की थी। पहले सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो जाता है? युद्ध होता है। इसके बाद इनका आपसी समझौता होता है। उसके बाद ये अपने राजदूत हैं उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजते हैं। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। और अगले हैं डायमेकस, जो कि सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम के राजदूत थे, जो कि बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। और बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, जो कि उनके बाद गद्दी पर बैठते हैं मौर्य वंश की। और इन्हें अमित्रघात भी कहा जाता है। और बिंदुसार ने, जो कि सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम के राजदूत हैं डायमेकस, इनसे 3 चीज़ों की मांग की थी। क्या क्या? मीठी मदिरा, अंजीर और यूनानी दार्शनिक। और अगले हैं डायनीसियस, जो कि मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय के राजदूत थे और बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। कौन? डायनीसियस कहाँ के थे? मिस्र शासक टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय के राजदूत थे और बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। अगले हैं प्लिनी। प्लिनी को हम एक रोमन लेखक के रूप में जानते हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। तो इनकी पुस्तक थी नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें इन्होंने भारत के व्यापार, जिसमें मसाले और रत्न, भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, इन सब का वर्णन किया है। तो प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री है, जो कि एक रोमन लेखक हैं। और इन्होंने अपनी पुस्तक में भारत के व्यापार, जिसमें मुख्यतः मसाले, रत्न, भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, इनका क्या कर रखा है? वर्णन कर रखा है।
और अगले हैं हमारे यूरोपीय यात्री जो कि मध्यकालीन भारत की यात्रा पर आए थे। ये हैं मार्को पोलो, जो कि कहाँ के थे, मुख्यतः इटली के थे। और इन्होंने 1292 ईस्वी में पांड्य देश की यात्रा की, यानी कि दक्षिण भारत की इन्होंने यात्रा की थी। और इन्होंने मोती के व्यापार का वर्णन, महिलाओं, मंदिरों, रीति रिवाजों, व्यापारिक गतिविधियों का यहाँ पर वर्णन किया है। तो मार्को पोलो की जो रचना है उसमें हमें मिलता है पांड्य देश की यात्रा का विवरण, जिसमें दक्षिण भारत में मुख्यतः मोती व्यापार का वर्णन मिलता है, महिलाओं का, मंदिरों का, रीति रिवाजों का और व्यापारिक गतिविधियों का वर्णन देखने को मिलता है। और इनकी पुस्तक थी द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो इनकी पुस्तक है। और मध्यकालीन भारत के दक्षिणी भाग की जानकारी इनकी पुस्तक हमें देती है। तो मार्को पोलो कौन थे, मध्यकालीन यूरोपीय यात्री थे जो कि मध्यकाल में भारत की यात्रा पर आए थे। अगले है टॉलमी। टॉलमी ने भारत का भूगोल नाम से पुस्तक लिखी थी। जो हम यूनानी रोमन लेखक में देखते हैं ना, तो इसमें हम टॉलमी को पढ़ते हैं। तो टॉलमी ने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत का नक्शा और भौगोलिक विवरण भी दिया था। भारत का नक्शा बताया और भौगोलिक विवरण भी दिया। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय इतिहास में वह यूनानी रोमन लेखक कौन थे जिन्होंने सबसे पहले भारत का नक्शा और भौगोलिक विवरण दिया था, तो वो थे टॉलमी। और अगली पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो इसके जो लेखक हैं वो अज्ञात हैं, इनके लेखक का पता नहीं चल पाया है। और ऐसा माना जाता है कि 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर ये जो लेखक थे, ये जो यात्री थे, वो आए थे। पर इनकी पुस्तक मिलती है हमें पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के नाम से, जिसमें भारतीय और रोम समुद्री व्यापार का एक विस्तृत विवरण देखने को मिलता है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में हमें भारतीय रोम समुद्री व्यापार का विस्तृत विवरण देखने को मिलता है। तो यूनानी और रोम लेखकों में हमने किसको देखा, हेरोडोटस को देखा। इसके बाद हमने किसको देखा, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों को देखा, जिसमें हमने निरियाकस, ओनेशिक्रेटस और ओरिस्टोबुलस को देखा। इसके बाद हमने देखा टेसियस को, जो कि ईरान के क्या थे, एक राजवैद्य थे, या टीसियस इन्हें कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा मेगास्थनीज को, और मेगास्थनीज के बाद देखा हमने डाइमेकस को, जो कि सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम के राजदूत थे और बिंदुसार के राजदरबार में आए थे। और अगले थे डाइनिशियस जो कि मिस्र शासक टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय के राजदूत थे और बिंदुसार के राजदरबार में आए थे। प्लिनी को हमने देखा, जो कि एक रोमन लेखक है, इनकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। इसके बाद हमने एक और पुस्तक देखी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, कि इस पुस्तक के बारे में हमें लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यह जो लेखक हैं, यह जो यात्री हैं, करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आए थे, ऐसा माना जाता है। और इन्होंने भारत के उस समय के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। किसने, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ने। और टॉलमी ने, जो टॉलमी हैं, इन्होंने भारत का भूगोल नाम से पुस्तक लिखी है और भारत का नक्शा और भौगोलिक विवरण भी दिया है। और एक और हमारे यात्री हैं जो कि मध्यकालीन यूरोपीय यात्री थे और इन्होंने भारत के दक्षिणी भाग की जानकारी दी है। मध्यकाल के समय में जो भारत का दक्षिणी भाग था, इसकी जानकारी हमें मिलती है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो से, जो कि एक यूरोपीय यात्री थे। और अब देखते हैं हम अरबी लेखकों को। तो अरबी लेखकों में हमने सबसे पहले जिन्हें देखा है वो है सुलेमान। 9वीं शताब्दी में, यानी कि 851 ईस्वी में भारत आए थे, जो कि गुज्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के दरबार में आए थे। तो सबसे पहले हम जिन अरबी लेखकों में देखते हैं उसमें हम सुलेमान को देखते हैं, जो कि मिहिर भोज के राज दरबार में आए थे। कब, 851 ईसा पूर्व में। और अगले हैं अल-मशूदी, जो कि एक अरबी लेखक हैं और 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध इतिहासकार और यात्री हैं। इन्हें अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है। जैसे हम इतिहास का पिता कहते हैं ना हेरोडोटस को, तो अल-मशूदी को अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है। ये 915 से लेकर 916 ईस्वी के बीच में भारत आए थे और इन्होंने भारतीय मानसून का सटीक विवरण दिया है। जो अल-मशूदी हैं, इन्होंने भारतीय मानसून का सटीक विवरण दिया है। और ये राष्ट्रकूट शासक, जो दक्कनी शासक हैं, इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। अल-मशूदी जो हैं, ये राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के राज दरबार में भारत आए थे। और अगले हैं अल-बरूनी जो हैं, ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ये कहाँ के थे, तुर्कमेनिस्तान, जिसे ख्वारिज्म या खीव उस समय कहा जाता था, वहाँ के निवासी थे।
और ये लेखक, गणितज्ञ और ज्योतिष थे। तो अल-बरूनी क्या थे? लेखक भी थे, गणितज्ञ भी थे और ज्योतिष भी थे, जो कि आधुनिक तुर्कमेनिस्तान है। यहाँ पर उस समय उस जगह को कहा जाता था ख्वारिज़्म या खीव कहा जाता था, यहाँ के थे, और महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अल-बरूनी की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद हम उसे कहते हैं, जिसमें 80 अध्याय हैं। तो अल-बरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, जिसका नाम है हिंदी में भारत की खोज, और इसमें 80 अध्याय हैं। और संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति भी अल-बरूनी ही थे। तो अल-बरूनी जो महमूद गजनवी है इसके साथ भारत आते हैं और संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति हैं। इनकी पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। और अगले अरबी यात्री हैं हमारे इब्न बतूता, जिनका एक यात्रा वृतांत है, अरबी भाषा में लिखा गया है। इसका नाम है रिहला। और 1333 में जब इब्न बतूता दिल्ली पहुंचते हैं तो इनकी विद्वता से प्रभावित होकर के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के शासक थे, उन्होंने उन्हें दिल्ली का काजी या न्यायाधीश जिसे कहा जाता है वो नियुक्त कर दिया था। तो 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के जितने भी सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में जितनी भी जानकारियां हैं वो हमें इब्न बतूता के रहला से प्राप्त होती हैं। तो अरबी लेखकों में हमने किस किस को देखा था? अरबी लेखकों में हमने देखा था सुलेमान को, दूसरा देखा था हमने अल मसूदी को, तीसरा देखा था हमने अल बरूनी को, और चौथा देखा था हमने इब्न बतूता को। और अगर यूनानी और रोमन लेखकों की बात करें तो टेसियस को हमने देखा, हेरोडोटस को हमने देखा, निरियाकोस को हमने देखा, अरिस्टोबुलस को हमने देखा, मेगास्थनीस को देखा, डाइमिकस को देखा, डायोनिसियस को देखा, टॉलमी को देखा, प्लिनी को देखा, और एक पुस्तक को देखा जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। और चीनी लेखकों में हमने देखा फाहियान, संयुगन, वेनशांग, तारानाथ और साथ में इत्सिंग को। तो हमारे जो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियां हैं वो हमने देख ली हैं। और अब देखते हैं हम पुरातात्विक साक्ष्यों को, जहां से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इसमें हम देखते हैं अभिलेख, स्तंभ लेख, पुरातात्विक जो साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं, सिक्के। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये हमारे पुरातात्विक साक्ष्यों में गिनी जाती हैं। सबसे पहले है अभिलेख, और अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है इपिग्राफी। तो अभिलेख में देखें तो सबसे प्राचीन अभिलेख है हमारा बोगाज कोई अभिलेख, जिसे एशिया माइनर भी कहते हैं, जो कि 1400 ईस्वी पूर्व का है। तो 1400 ईसा पूर्व का है हमारा बोगाज कोई अभिलेख, जिसे एशिया माइनर भी कहते हैं, जिससे आर्यों के ईरान से पूर्व की ओर आने का विवरण मिलता है। तो इसमें सबसे पहले जो इस भूमि पर आए थे, सप्त सिंधु प्रदेश में आए थे, वो थे आर्य, और इसमें आर्यों के ईरान से पूर्व की ओर आने का विवरण मिलता है कि इसमें एशिया माइनर या बोगाज कोई अभिलेख में, जो कि 1400 ईसा पूर्व का है। दूसरा है महास्थान व शाहगौरा के अभिलेख। महास्थान और शाहगौरा के अभिलेख हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के हैं। जब मगध में मौर्य वंश की उत्पत्ति होती है तो वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के पहले शासक बनते हैं। तो यहाँ का है महास्थान व शाहगौरा अभिलेख, जहाँ से हमें मगध साम्राज्य और उसके समकालीन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। और अगला है हाथी गुम्फा अभिलेख, जहाँ से हमें राजा खारवेल का उल्लेख मिलता है, जो कि कलिंग का शासक था। और इसी अभिलेख में सबसे पहले हमें जो नाम मिलता है वो है भारतवर्ष। भारतवर्ष का जो नाम है ये सबसे पहले इसका उल्लेख कर रखा है कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। तो कलिंग के शासक थे खारवेल, उनका हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है, जिसमें हमें सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। ऐसे ही अशोक के अभिलेख हैं, जहाँ से हमें अशोक के समकालीन शासकों की और अशोक के जो समाज है, धर्म है, नीति है, इन सब की जानकारी मिलती है। तो अशोक के जो अभिलेख हैं इनको सबसे पहले पढ़ने का जो श्रेय है ये जेम्स प्रिंसेप को जाता है। इन्होंने 1837 ईस्वी को ब्रह्मी लिपि पढ़ने में सफलता पाई थी। अशोक के जो अभिलेख हैं ये ब्रह्मी में है, खरोष्टी में है, अरमाइक लिपि में है। तो जो अशोक ने ब्रह्मी लिपि में जो अभिलेख लिखे थे तो सबसे पहले उनको पढ़ने का जो श्रेय है ये जाता है जेम्स प्रिंसेप को। और अशोक के प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति
उत्कीर्ण है। अशोक का एक प्रयाग अभिलेख है जिसमें समुद्रगुप्त ने प्रशस्ति उत्कीर्ण की है। और ये प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा, समुद्रगुप्त की प्रशंसा उत्कीर्ण है और ये समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन ने उत्कीर्ण की थी। तो अशोक का जो प्रयाग अभिलेख है, यहाँ पर हमें समुद्रगुप्त के जो राजकवि हैं हरिशेन, उनके द्वारा उत्कीर्ण समुद्रगुप्त की प्रशंसा या प्रशस्ति जिसे कहा जाता है वो देखने को मिलती है। अगला है गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख था रुद्रदामन का, जो कि रुद्रदामन जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है। इसमें हमें संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख मिलता है। जो गिरनार अभिलेख है जो कि गुजरात में है, तो यहाँ पर हमें संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख देखने को मिलता है। किसका? रुद्रदामन का। और दिल्ली का जो मेहरौली स्तंभ लेख है, यहाँ पर हमें चंद्रद्वितीय नाम यहाँ पर उत्कीर्ण मिलता है। दिल्ली में हमें मेहरौली स्तंभ लेख मिलता है जहाँ पर चंद्रद्वितीय नाम से शासक का नाम उत्कीर्ण किया हुआ है। अगला है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किससे है? गुज्जर प्रतिहार शासकों से है। जो गुज्जर प्रतिहार शासक थे ना, कन्नौज पर विजय के लिए 3 त्रिपक्षीय संघर्ष होते हैं जिसमें गुज्जर प्रतिहार शासक, राष्ट्रकूट और पाल शासकों का क्या होता है? त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। तो गुज्जर प्रतिहार शासकों का एक अभिलेख मिलता है कहाँ से? ग्वालियर से। और अगला है गरुड़ स्तंभ लेख, जो कि बेशनगर या विदिशा से प्राप्त है। और सबसे पहले यहाँ पर भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। तो भागवत धर्म की जानकारी हमें मिलती है गरुड़ स्तंभ लेख बेशनगर विदिशा से मिलती है। और भारत में सबसे पहले हूण आक्रमण की जो जानकारी है वो स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख में जो पुष्यमित्र है और हूण है, इनके साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। और हूणों का जो पहला भारतीय आक्रमण हुआ था, ये गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था और इसमें स्कंदगुप्त बुरी तरह से पराजित होते हैं। तो भारत में जो हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है यह हमें स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। अगला है भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख। तो सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य मिलता है, अभिलेखी साक्ष्य, यह ऐरण अभिलेख से मिलता है। और यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। इसमें गोपराज नाम के सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख किया गया है। तो भारत में जो सती प्रथा का पहला साक्ष्य है ये भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश में है और ये 510 ईस्वी का है। इसमें गोपराज नाम के जो सेनापति हैं, इनकी स्त्री के सती होने का उल्लेख किया गया है। अगला है नासिक अभिलेख, जो कि सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण या ब्राह्मणों का संरक्षक इस अभिलेख में कहा गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो हैं उनको नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण और ब्राह्मणों का संरक्षक कहा गया है। और अगला है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, जिसका उत्कीर्ण उसके मंत्री रवि कीर्ति ने करवाया था। और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासक थे। चालुक्य वंश में हमने 3 शाखाएं देखी थी, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। तो पुलकेशिन द्वितीय जो हैं ये वातापी के चालुक्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हैं। और इनके ऐहोल अभिलेख में, जिसका उत्कीर्ण रवि कीर्ति ने करवाया है, उससे यह पता चलता है कि इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय जो हैं ये हर्षवर्धन के समकालीन थे और हर्षवर्धन को इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। और हर्षवर्धन को हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है इसका उत्कीर्ण करवाया है उसके मंत्री रवि कीर्ति ने। अगला है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख का जो संबंध है ये मालवा नरेश यशोवर्मन से है। मालवा नरेश जो यशोवर्मन हैं उनका मंदसौर अभिलेख है और ये हमें रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी देता है। मंदसौर अभिलेख जो है ये उस समय में जो रेशम बुनकर होते थे उनके बारे में जानकारी देता है। किसका है? मालवा नरेश यशोवर्मन का है। तो इसमें अभी तक हमने अभिलेख देखे कौन कौन से? मंदसौर अभिलेख देखा जो कि रेशम बुनकरों से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख देखा, पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन के युद्ध से संबंधित है। नासिक अभिलेख देखा जिसमें सातवाहन या गौतमी पुत्र सातकर्णी जिन्हें कहा जाता है उनको एक अद्वितीय ब्राह्मण और ब्राह्मणों का संरक्षक कहा गया है। सती प्रथा का उल्लेख मिलता है हमें ऐरण अभिलेख से। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख मिलता है, हूण आक्रमण की जानकारी देता है।
ग्वालियर अभिलेख मिलता है हमें, जो कि गुज्जर प्रतिहार शासकों से है। दिल्ली का मेहरौली स्तंभ लेख मिलता है, जो कि चंद्र द्वितीय से संबंधित है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। अगला है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो उत्कीर्ण है अशोक के प्रयाग अभिलेख में, जो उनके राजकवि थे हरिसेन, उन्होंने उत्कीर्ण करवाई थी। अशोक के अभिलेख मिलते हैं हमें, जिसमें हमें अशोक के कई सारे अभिलेख देखने को मिलते हैं, स्तंभ लेख देखने को मिलते हैं, और उनको पढ़ने का श्रेय जो है ये जेम्स प्रिंसेप को जाता है। 1837 में इन्होंने ब्रह्मी लिपि को पढ़ा था। और भारतवर्ष का जो पहला उल्लेख है ये हमें कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के जो अभिलेख हैं वो महास्थान और साहागौरा के हैं। इसके साथ ही हमें सबसे पहला अभिलेख जो बोगासकोई का मिलता है 1400 ईसा पूर्व का, इसमें आर्यों के ईरान से पूर्व की ओर आने का विवरण मिलता है। तो इस तरीके से जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं ये हमारे यहाँ पर कौन कौन से शासक रहे, कौन कौन से राजवंश रहे, उनकी जानकारी हमें हमारे अभिलेखों से मिलती है। और दूसरा मिलती है हमें सिक्कों से। जो भी सिक्के हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं उनसे भी हमें प्राचीन काल के जो सिक्के हैं इनसे और मध्यकाल के जो सिक्के हैं इनसे हमें अपने प्राचीन काल और मध्यकाल की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों का जो अध्ययन है ये न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। और प्राचीन काल में भारतीय सिक्कों को आहत या पंचमार्क्स कहा जाता था। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। जो प्राचीन काल के सिक्के थे इन्हें आहत या पंचमार्क्स कहा जाता था। और शासकों की आकृति वाले सिक्कों का जो प्रचलन है ये सबसे पहले हिंद यूनानी के समय में प्रारंभ हुआ था। शासकों की जो आकृति आती थी ना सिक्कों पर, उससे पहले तो देवी का अंकन मिलता है, मृग का अंकन मिलता है, पेड़ पौधे पशु पक्षी इनका अंकन मिलता है। लेकिन जो शासक था उसकी आकृति वाले जो सिक्के थे इसका प्रचलन कब शुरू हुआ? जब हिंद यूनानी यहाँ पर आए। हिंद यूनानी का जो पश्चिमी भारत है वहाँ पर शासन होने लगा तो उन्होंने शासक की आकृति वाले सिक्कों का प्रचलन किया। और जो हमारे सातवाहन शासक हैं जिन्हें आंध्र सातवाहन शासक कहा जाता है, इन्होंने शीशे के सिक्के भी चलाए थे। समुद्रगुप्त के एक सिक्के में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। गुप्त शासक हैं समुद्रगुप्त, जिसके समय में हमें क्या मिलता है? हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो उनके सिक्कों में वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी थे। और भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जो हैं ये हिंद यूनानी शासकों ने ही चलाए थे। और हिंद यूनानी शासकों ने ही शासकों की आकृति वाले सिक्के भी चलाए। और सबसे पहले जो सोने के सिक्के भारत में चले ये हिंद यूनानी शासकों ने ही चलाए थे। और भारत में सबसे ज़्यादा शुद्ध स्वर्ण के सिक्के जो हैं ये कुषाणों ने चलाए थे। जब कुषाण वंश यहाँ पर आता है तो कुषाण शासकों ने यहाँ पर शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए। और भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो सोने के सिक्के चलाए ये गुप्त शासकों के द्वारा चलाए गए। और गुप्त शासनकाल को हम भारत का स्वर्ण युग भी मानते हैं। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलवाए थे ये गुप्त शासकों ने चलवाए थे। और गुप्त शासनकाल को ही हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त शासकों के शासनकाल को। तो पुरातात्विक साक्ष्य हमने देख लिए हैं, विदेशी तीर्थयात्रियों के द्वारा लिखित विवरण हमने देख लिया है। और इसके बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होता है यह है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें मुख्यतया हम 3 कालों को देखते हैं, जिसमें पुरापाषाण काल है, मध्यपाषाण काल है और नवपाषाण काल है। और इसमें जो पुरापाषाण काल है ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला एक काल है, जहाँ पर हम पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में देखते हैं। एक है पूर्व पुरापाषाण काल, एक है मध्य पुरापाषाण काल और एक है उच्च पुरापाषाण काल। इसके बाद आता है मध्यपाषाण काल, फिर आता है नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल में ही हमारे आधुनिक मानव का उदय हुआ, आधुनिक मानव का विकास हुआ। तो इस वीडियो में हमने देखे हमारे जो यूनानी और रोम लेखक हैं, हमारे चीनी यात्री हैं, हमारे अरबी यात्री हैं, ये हमने देखे। और इनके जो विवरण हमें मिलते हैं, यहाँ से हमें जो भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है वो हमने देखी। तो आप इस वीडियो को एक बार और रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन से लेखक हैं जिनकी ये पुस्तक है, या फिर वो कौन से यूनानी या रोम लेखक में हैं या चीनी यात्री हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, या मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा चीनी यात्री किस देश से संबंधित था और किस शासक के शासनकाल में यहाँ पर
आया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगला चैप्टर होगा हमारा प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता। और उसके साथ साथ अभी मैंने UPSSC के जो PYQ हैं भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास के और आधुनिक भारतीय इतिहास के, वो भी करवाए हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो एक बार आप वो भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ अब अभी हम ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिविज़न सीरीज़ ला रहे हैं, तो इसमें सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड फोकस चीज़ें रहेंगी जो हमें सिर्फ रिविज़न करने में यूज़फुल होंगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द ही। धन्यवाद।